ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन में इंटर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली जो चीज होगी पढ़ने के लिए वो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ऐसे शॉर्टली मैं इक्वेशंस बताता जाता हूं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से कितने लाइन गुजरते हैं, इनफाइनाइट। इस तरह देखोगे भाई एक पॉइंट है, इससे कितने लाइन गुजरेंगे, तो इनफाइनाइट लाइन गुजरते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ दे कि स्ट्रेट लाइन बताओ जो एक सर्टेन एंगल एक्स एक्सिस से बनाता हो, जैसे स्ट्रेट लाइन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो 30 डिग्री बनाने वाले भी इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगे। सो ओनली वन डेटा, आइदर स्लोप और अ पॉइंट, कैन नॉट डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पता है हमको कि अगर दो पॉइंट दे दिए जाए, जैसे ये और ये दो पॉइंट, इसको मिलाएंगे तो हमको केवल एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली वी नीड टू डेटा, कभी स्लोप उसके साथ पॉइंट, कभी दो पॉइंट, या कभी कुछ और, लेकिन दो डेटा हमको चाहिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए। और उसी गिवन डेटा के यहाँ पर इसके फॉर्म्स बदलते जाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म हम लोगों के सामने आ रहा है ना, जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अंतरखंड, यानी सरल रेखा वाई एक्सिस के साथ कौन सा अंतरखंड बनाती है, क्या वाई एक्सिस को कहां पर काटती है वो, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, यानी कि स्लोप हमें मालूम हो जाएगा m = tan थीटा, ठीक है। और इसने वाई एक्सिस को जहां काटा है, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट, तो ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसका, यहां से यहां ये डिस्टेंस, ये हमको दिया रहेगा। सपोज दिस डिस्टेंस इज c, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0c। आई बात समझ में। और इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे यहां हम एक वेरिएबल पॉइंट p लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट होगा xy, यह p जो है स्ट्रेट लाइन पर होगा, तो स्ट्रेट लाइन पर जहां भी p रहेगा वहां से हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। फिर देखो इस परपेंडिकुलर से यहां मिलाओ इसको, यहां ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल क्या आएगा, थीटा आ जाएगा, आएगा ना। तो अब देखिए कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये डिस्टेंस हो गई है y - c, तो हम लिखेंगे m = tan थीटा, और ये बराबर है y - c डिवाइडेड बाई x। इस तरह से y बराबर आता है mx + c। लोगों से मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जब किसी कर्व का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं इक्वेशन में कि एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, और वो वेरिएबल पॉइंट जो होगा x और y में होगा, उस x और y में एक रिलेशन होगा उस पाथ के लिए, उस पर्टिकुलर पाथ के लिए। तो जब स्ट्रेट लाइन पर कोई वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा होता है तो उसके x और उसके y में एक सर्टेन रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देते हैं तो हमें इक्वेशन उस कर्व का मिल जाता है। तो यहाँ अब ये स्ट्रेट लाइन है, आपने जो पॉइंट P कंसीडर किया x y, वो इस स्ट्रेट लाइन पर रहेगा और x और y का रिलेशन निकल कर आया कितना, y = mx + c। नाम से क्लियर है, इसमें m दिया हुआ है यानी स्लोप, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्म इसका आता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए इंटरसेप्ट नहीं दिया इसमें, पॉइंट दे दिया इसमें, ठीक है ना। इंटरसेप्ट नहीं दिया, पॉइंट दे दिया। चलो फिर पहले की तरह एक स्ट्रेट लाइन खींची गई, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है एंगल थीटा वो दिया हुआ है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट सपोज a, सो इट्स कोऑर्डिनेट्स सपोज x1 y1 आर गिवन। ये दिया हुआ है, हमको दो चीजें दी हुई, एक पॉइंट यानी उसका कोऑर्डिनेट, दूसरा स्लोप। और फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है
तो अगेन इस स्ट्रेट लाइन पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, कंसीडर करेंगे एक पॉइंट P, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y वेरिएबल कोऑर्डिनेट है जिसमें हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये P कहाँ है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर है। तो देखो कि A और P को मिलाने से, है ना, A और P को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट AP बनेगा, नहीं बनेगा। और लाइन सेगमेंट जो AP है वो हमेशा इस स्ट्रेट लाइन का ही हिस्सा होगा क्योंकि P भी स्ट्रेट लाइन पर ही है। तो AP की ढाल वही हो जाएगी जो इस लाइन की ढाल है, यानी स्लोप सेम हो जाएगा, ठीक है। आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि फ्रॉम A एंड P ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड फ्रॉम A ड्रॉप ए नॉर्मल ऑन द परपेंडिकुलर फ्रॉम P, ये एंगल थीटा, ये एंगल सॉरी 90 डिग्री, फिर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताएं कि ये जो डिस्टेंस है इसको y माइनस y1 हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा दिस इज x माइनस x1, और पहले की तरह हम यूज करेंगे m इक्वल टू tan थीटा जो हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, एंड देयरफॉर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको इस तरह भी समझते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन पॉइंट A से गुजर रहा है तो कहीं ना कहीं तो y एक्सिस को काटा ही होगा। ये अलग बात है, पहले फॉर्म में इस फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि y एक्सिस को कहाँ काटा ये नहीं दिया है, पॉइंट दे दिया है। तो ऐसा हम कर सकते थे कि y एक्सिस को कहाँ काटा तो उसको हम इमेजिन कर लेते हैं, tan थीटा दिया हुआ है यानी स्लोप दिया हुआ है। तो एक काम हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम लोग इमेजिन कर सकते थे कि इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। ये अलग बात है कि c हमें मालूम नहीं है लेकिन m तो मालूम है। एंड बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, so the coordinates x1 y1 would satisfy the equation of the straight line, and therefore y1 is equal to mx1 plus c, and when we will deduct the second equation from the first we would get y minus y1 equal to m into x माइनस x1। ये बात वही रह गई, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं, ये हुआ पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर दूसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। अब देखिए डेटा बदल गया, अब इस बार डेटा क्या है कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही आपको दे दिया जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप नहीं दिया गया इस बार। चलो डायग्राम फॉर्म करते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये अननोन है इस बार, लेकिन हमें एक पॉइंट A दे दिया गया विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1, कोई दूसरा पॉइंट B दे दिया जाएगा विथ कोऑर्डिनेट्स x2 y2। बोलो ठीक है ना। अब आप बताइएगा यहां से कि अगर हम थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एज्यूम कर लें, है ना, तो सेम थीटा यहां बन रहा है नहीं, और आप लिख सकोगे कि tan थीटा जो कि m हो जाएगा स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो स्लोप इस तरह हम निकाल लेते हैं व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो m मालूम हो गया, and from the help of second form point slope form now we can find the equation that it is y minus y1 equal to m के बदले आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा था। द सेम इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एंड डिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से आगे बढ़ेंगे और इसका नाम है इंटरसेक्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई, नाम से ही क्लियर है, यहां पर दोनों इंटरसेप्ट दिए रहेंगे आपको। मतलब
कि जो स्ट्रेट लाइन है उसने एक्स एक्सिस को अगर काटा तो कहाँ काटा, तो ऑरिजिन से मान लीजिए ये डिस्टेंस, देखो ये इस पॉइंट को हम कैपिटल ए मान लेते हैं एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज स्मॉल ए, एग्जैक्टली दिस डिस्टेंस इज सपोज स्मॉल बी, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बी और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0। बोलिए बात समझ आ रही है ना। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म ही एक तरह से हो जाएगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट जो हैं स्पेशली दे आर फिक्स्ड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो बताओ A0 को x1 y1 मान लिया जाए, इस 0b को x2 y2 मान लिया जाए, और फॉर्म 3 में x1 y1 की जगह हम A0 डाल दें, x2 y2 की जगह 0b डाल दें, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा ना। है कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि AB पर वी कैन इमेजिन अ वेरिएबल पॉइंट xy, ठीक है, और कहेंगे कि पॉइंट A या पॉइंट P और पॉइंट B तीनों क्या है, कोलिनियर है ना। तो कोलिनियर कंडीशन लगा दीजिएगा, देखिए आपको स्ट्रेट लाइन का फॉर्म x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। ये होता है इंटरसेट फॉर्म। ये सब जानिएगा तो आपको 3D में फायदा करेगा। जैसे हम इंटरसेट फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं ना, ये चीज, यही चीज प्लेन में आती है 3 डायमेंशन में। वहां क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन की जगह एक प्लेन आ जाएगा। वो प्लेन क्या आएगा, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटेगा, ठीक है। मैं यूं ही चर्चा कर दे रहा हूं केवल ऐसे ही, जैसे मान लो कि 3D सिस्टम ऐसे देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक वेरिएबल प्लेन इस तरह काटता है ऐसे, ये हुआ ए, ये बी, ये सी, ये प्लेन वहां। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या लिखाएगा, तो लिखाता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन 2D क्लियर रखेंगे तो 3D में सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आते हैं 5वां फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। 5th फॉर्म जो है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, ठीक है। इसमें थोड़ी उल्टी बात रहती है कि अभी तक हमको स्ट्रेट लाइन के ही सारी चीजें, पैरामीटर्स, किस पॉइंट से गुजरता है, स्लोप क्या है, ये सब दिया रहता था। इस पर उल्टा चलता है थोड़ा कि तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में ना देकर ऑरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ना, ये परपेंडिकुलर, इसका डेटा दिया रहता है। इसको ऐसे समझो कि डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम क्या, फ्रॉम द ओरिजिन दिया रहता है ये ऐसे। ये इफ दिस डिस्टेंस इज p, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को n मान लो, तो ON कितना हो जाएगा, ON, ओरिजिन है, ON इज p, एंड व्हाट द एंगल ON मेक्स विथ x एक्सिस, सपोज इट इज अल्फा। आई बात समझ में। तो तुम ये देखो कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये इस तरह से, ये ट्रायंगल हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इधर इसको B मान लेते हैं। देखो तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा ना। तो एंगल ONA, सॉरी ट्रायंगल ONA में उठाइए, cos अल्फा इज ON बाई OA, तो OA का वैल्यू निकल आएगा ON बाई cos अल्फा, और इस तरह से A का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाता है P sec अल्फा 0, लेंथ OA P sec अल्फा आता है। एग्जैक्टली अगर ट्रायंगल ONB उठाओगे ONB, तो साइन अल्फा आ जाएगा ON बाई OB, सो OB इज ON अपॉन साइन अल्फा, और B का कोऑर्डिनेट जो है, इस B का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 0 P cosec अल्फा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द OB लेंथ, OB लेंथ इज P cosec अल्फा, OA लेंथ इज P sec अल्फा। तो हमें दोनों इंटरसेक्ट मिल गया कि नहीं। तो हम इस पिछले वाले इक्वेशन में A को रिप्लेस कर देंगे P sec अल्फा से, B को रिप्लेस कर देंगे P cosec अल्फा से, तो हमें क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह से आ जाएगा x अपॉन P sec अल्फा प्लस y अपॉन P cosec अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। sec अल्फा न्यूमरेटर में जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा, है ना। cosec अल्फा ऊपर में जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा, और P जो है वो राइट साइड में आ जाएगा। सो द नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P
चलिए नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम एक दो एलिमेंट्री क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कहता है अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। कांस्टेंट डिस्टेंस p मतलब p इज गिवन, अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्या चेंज करेगा? ये जो नॉर्मल है उसका x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन चेंज करेगा। एंड इट इज क्लियर दैट x इंटरसेप्ट इज p sec अल्फा, है ना, while the y intercept is p cosec अल्फा, है ना। तो इसमें दो तरह के सवाल हैं। एक, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोजीशन ए बी। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो एज्यूम दिस मिड पॉइंट m एज एच के, एंड सो वी कैन फाइंड h इज इक्वल टू p sec अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और आप देखेंगे कि 2h बाई p इक्वल टू sec अल्फा आ जाएगा, और इस प्रकार cos अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपको p अपॉन 2h। इसी तरह जब आप k लिखेंगे कि k इज इक्वल टू 0 प्लस p cosec अल्फा बाई 2, तो यहां से sin अल्फा निकल कर आ जाएगा p डिवाइडेड बाई कितना 2k, और इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर लेंगे तो आप देखोगे कि p स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर hk को xy में बदलिएगा तो रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 भी मैं हटा दे रहा हूं आपको, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पी स्क्वायर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि जो ट्रायंगल OAB बन रहा है उसके सेंट्रोइड, मान लो यहां सेंट्रोइड बनता है, सपोज दिस इज द सेंट्रोइड, तो व्हाट वुड बी द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड? तो सपोज द सेंट्रोइड G हैज कोऑर्डिनेट HK। अब क्या करोगे? सेंट्रोइड का कंडीशन लगाओगे, H इज इक्वल टू x1, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, तो x1 यानी 0, ठीक है, 0 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इस बार देखोगे कि cos अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी p अपॉन 3h, है ना, और k का वैल्यू जब इस्तेमाल करेंगे 0 प्लस p cosec अल्फा बाई 3, तो आप देखोगे कि sin अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो p बाई 3k। फिर इन दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करिए, और लोकस जो फाइनली निकल कर आएगा वो होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई पी स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, द सेम क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन द 3D चैप्टर प्लेन। वहां भी ऐसे देगा कि एक वेरिएबल प्लेन है ना, जो इस तरह मूव करता है कि ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो मान लो एक वेरिएबल प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर, z एक्सिस को c पर काटता है। तो ट्रायंगल ABC जो है उसका सेंट्रोइड का लोकस, टेट्राहेड्रन OABC बनेगा उसके सेंट्रोइड का लोकस। तो ये याद रखिएगा ना, तो वहां सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो 2D को बढ़िया से पढ़िए। चलो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे सामने, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म के बाद, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। या डिस्टेंस या पैरामीट्रिक फॉर्म। ध्यान देंगे, डिस्टेंस फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म। ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म तुमने पढ़ा ना, बस वही चीज है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग है इसमें, है ना। जरा पॉइंट स्लोप फॉर्म को याद करो तो, है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, एक पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ये दे रखा है, और याद करिए हम लोग स्ट्रेट लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट p लेते थे, और ये जो AP सेगमेंट है, ये AP सेगमेंट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता था, वो अभी भी है। लेकिन इस बार क्या करना है कि P का कोऑर्डिनेट अगर xy मानेंगे तो xy का रिलेशन A और P के बीच का जो डिस्टेंस है इस फॉर्म में लिखेंगे।
at what distance P is situated. Suppose the distance of P from the A is R. So when P moves on the straight line, the R varies, R बदलता रहता है, ठीक है. So we have to express x and y in terms of R, and this relation is called distance form or parametric form. पुरानी चीजें याद करिए, A और P से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते थे ऑन द x एक्सिस, फिर फ्रॉम द A ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर फ्रॉम P हियर. So this is the angle theta. अब तुम बता सकते हो कि ये जो लेंथ है वो क्या है, वो है r cos थीटा, और ये कितना है r sin थीटा. लेकिन हम कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस को देखेंगे. देखिए यहां पर देखिए, ये है y और ये कितना है y1. सो दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू r sin थीटा. ये लेंथ कितना है x और ये कितना है x1. सो दिस लेंथ इज x माइनस x1 इक्वल टू r cos थीटा. तो हम लोग लिखेंगे कि x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा. अब इसमें क्या है कि r इज वेरिएबल, ध्यान रखेंगे r इज वेरिएबल, थीटा इज कांस्टेंट. क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी नहीं बदलता, स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड होता है ना, उसका स्लोप हमेशा सेम आएगा, ठीक है. तो अब देखो x और y दोनों को थर्ड वेरिएबल r में एक्सप्रेस कर दिया गया है ना. इसको कहते हैं पैरामीट्रिक डेफिनेशन, ठीक है ना. r जो है वो वही पैरामीटर है, वही डिस्टेंस भी है. आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना. एक और बात समझने की है कि अगर r दे दिया जाए और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना हो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r from the point A on a straight line which makes angle theta with the positive direction of x axis, है ना. So any point on this line is given by x is equal to x1 plus r cos theta, है ना, y is equal to y1 plus r sin theta. चलिए पॉइंट निकालने वाली चीज है ना, आप लोग को देखना चाहिए, इसलिए मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं आपको. जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 3. तो अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, है ना, विच मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस. और कहता है एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम हियर फाइंड ए पॉइंट P. तो जब कहता है एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम A, ये पॉइंट A मान लो, एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम A, तो ऑन द लाइन अपवर्ड भी हो सकता है और ऑन द लाइन डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना. तो दोनों लिखना पड़ेगा, लेकिन कहेगा कि एट ए डिस्टेंस 4 along इंक्रीजिंग y. तो इंक्रीजिंग y मतलब ऐसा जाना है कि बढ़ जाए, y बढ़ जाए, तो ऊपर वाला लेना होगा केवल. तो अभी आप P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको जानते हैं क्या इस्तेमाल करना होगा P के लिए, बताइए. x1 यानी 2 प्लस r की वैल्यू कितनी 4 cos 30 डिग्री, है ना, और 3 प्लस 4 sin 30 डिग्री. लेकिन अगर 4 डाउनवर्ड लेते हैं यहां पर Q, तो Q का निकालने के लिए क्या लिखते हैं 2 माइनस 4 cos 30 डिग्री और 3 माइनस 4 sin 30 डिग्री. बोलो समझ रहा है ना. अगर मान लिया स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आ जाए कि एक लाइन इस तरह है, देखिए इस तरह से, और वो एक्स एक्सिस से बना रहा है मान लीजिए 120 डिग्री. फिर यहां मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया भाई, एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 1, ठीक है. और कहता है एट ए डिस्टेंस 6 फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस 6 फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट. तो एट ए डिस्टेंस 6 जो है वो तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है. तो अगर इंक्रीजिंग y कह दिया तो ऊपर जाना होगा,
y बढ़ेगा लेकिन x तो घट जाएगा। अगर कहेगा कि इंक्रीजिंग x तो डाउनवर्ड आना होगा, डाउनवर्ड आने में देखिए x बढ़ेगा लेकिन y क्या होगा, घटेगा। तो अगर इंक्रीजिंग y लैंग्वेज दिया हुआ है तो आप ऊपर का निकालिए, y बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो सेंस लगाना चाहिए। जैसे यहाँ जो y लिखोगे इन द प्रेजेंट केस, ठीक है, तो y हमें क्या लिखना चाहिए, y1 जो कि है 1 प्लस r यानी 6 कितना बोली तो साइन 120 डिग्री। हमको मालूम है कि साइन 120 पॉजिटिव होता है। देखो तो y बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। फिर x लेंगे, x इज इक्वल टू 2 प्लस 6 कॉस 120 डिग्री। लेकिन अब बताइए कॉस 120 जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x घटेगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बोलो समझ रहा है ना पॉइंट्स कैसे लेना है। हाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक साइड जो साइन, किसी एक साइड में अगर आपका प्लस साइन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो ऑन द अपोजिट साइड माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। देखिए जो 6 फॉर्म्स हम लोगों ने देखे उन सबों को गौर से देखोगे तो तुम एक चीज पाओगे कि सिर्फ एक ग्रुप में सबको कन्फाइन कर दिया जा सकता है, जिसका नाम है जनरल इक्वेशन, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चाहे किसी भी फॉर्म से स्ट्रेट लाइन को निकालें, उसका फाइनल कंक्लूजन यहां पर आकर एंड होता है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। अब यहां से आप चाहें तो इसको नॉन पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देकर। आप चाहें तो इसको y बराबर mx प्लस सी में बदल सकते हैं। आप चाहें तो प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आती है जिसके यूजेस सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वह एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि एक लाइन है ऐसे L1 एंड इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू m1x प्लस c1। एक दूसरी लाइन है मान लीजिए इस तरह से L2 एंड इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू m2x प्लस c2। L1 ने x एक्सिस के साथ θ1 बनाया, L2 ने θ2 बनाया, और दोनों के बीच का एंगल तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर ये एब्ट्यूज है, बीच वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, है ना, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अगर ये एक्यूट हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर यही ऑब्ट्यूज हो गया तो ये एक्यूट हो जाएगा। जो भी हो हम कोई एक निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इस थीटा को निकालना, तो आप लिख सकते हो, है ना। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये θ1 एक्सटीरियर एंगल है, वही शेकोण कहते हैं। वही शेकोण जो है इन दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे कि θ1 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ2। सो थीटा इज इक्वल टू कितना, θ1 माइनस θ2। इसके बाद हम इसमें tan लगा देंगे, है ना। तो ब्रेक करते ही निकल आएगा tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। और इसलिए लिख पाते हैं, है ना, कि tan थीटा जो निकलेगा फाइनली वो होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस m1 m2। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस ये हो गया, ठीक है ना। स्पेशली अगर पूछा जाए कि नहीं भाई थीटा एक्यूट एंगल ही निकालिए, तो फॉर एक्यूट वैल्यू, एक्यूट थीटा, हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मॉड अप्लाई करना पड़ता है कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, इस तरह से। ठीक है। अब इसके आगे आइएगा, क्या इससे क्या क्या कंडीशंस मिलते हैं। कहता है इफ
लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हो जाएगी तो थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, tan थीटा जीरो हो जाएगा। तो m1 और m2 क्या होता है, बराबर आता है। होता है कि इफ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, तो ऐसे से भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं, एंड देयरफॉर क्या होगा, tan 90 यानी 1/0 लिखा जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो कहता है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाना चाहिए, है ना, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हाउ मच, -1, ठीक है। और इसी कंसेप्ट से निकाला आता है, ठीक है, क्या निकाला आता है कि मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन L इज गिवन टू अस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन कहीं दिया हुआ है और आपको निकालना है एनी लाइन पैरेलल टू L। L के जो पैरेलल लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा हो सकता है, सो एनी लाइन पैरेलल टू L इज ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0, क्योंकि स्लोप तो सेम रहता है ना पैरेलल लाइंस का, m1 m2 बराबर होता है, सो वी डोंट नीड टू चेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। लेकिन होगा कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू L इज, अब अगर किसी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप एक तो माइनस हो जाता है, दूसरा 1/m हो जाता है, -1/m। तो कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करता है इसमें, है ना। x का कोफिशिएंट a जो है वो y के साथ अटैच हो जाएगा, y का कोफिशिएंट जो b है वो a के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये आता है bx ay, और साइन y का बदल देना है, फिर कांस्टेंट्स बदल देना है, ठीक है। ये होता है एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, है ना। अगली आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल का नाम है, कहता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स which make angle alpha with the given straight line y is equal to mx plus c। समझ रहे हैं आर्टिकल, एक लाइन आपको दी रहेगी, ठीक है, डायग्राम में ऐसे समझो इसको, ये एक लाइन हमको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c ये आपको दिया हुआ है, या स्लोप ही दे दे, केवल स्लोप दिया हुआ है। अब कहता है इस लाइन से अल्फा एंगल जो बना रहा हो उसका स्लोप बताइए। तो इस लाइन से अल्फा एंगल दो लाइंस बना सकते हैं, एक जो इससे अल्फा है ना ज्यादा एंगल बना रहा हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन हो उसकी, यानी उसकी स्लोप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी। तो वो सिचुएशन उसकी इस तरह से हो जाएगी, देखिए ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये। अब ये लाइन जो है वो इसके साथ अल्फा तो बना रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा एक लाइन है कि जो वो भी अल्फा बना रहा है, लेकिन वो क्या है कि क्लॉकवाइज पोजीशन में इधर से। अब बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कम होगा उस। बोलिए बात समझ रहे हैं ना आप लोग, इसका स्लोप कम आ जाएगा। वो डायग्राम एक्यूरेट बनाने में ना थोड़ी समस्या हो जाती है। चलिए ये सब एंगल्स हमको दिया हुआ है। अब ये बताओ कि इसका जो है
बीच वाली जो लाइन है, अगर इसके एंगल को थीटा मान लें हम, है ना, तो tan थीटा इक्वल टू m, ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन बाकियों का स्लोप निकालना है हमको। तो एक उपाय तो है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है, सीधे से लेते हैं भाई कि tan अल्फा इज इक्वल टू, जिन लाइंस का स्लोप हमें चाहिए, है ना, मान लेते हैं भाई कि इसका या इसका, इन दोनों में से जिसका भी है, किसी का भी स्लोप हम m डैश मान लेंगे, और दोनों तो अल्फा ही बना रहे हैं, तो लिख देंगे डायरेक्टली कि tan अल्फा इक्वल टू m माइनस m डैश अपॉन 1 प्लस m इंटू m डैश का मॉड। फिर यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा m माइनस m डैश अपॉन 1 प्लस m इंटू m डैश इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस tan अल्फा। और तब यहां से हम m डैश की दो वैल्यू निकाल लेंगे, जो कम वाली वैल्यू होगी, है ना, वो लोअर एंगल, लोअर स्लोप, यानी कि जो क्लॉकवाइज पोजीशन पर जो है उसको शो करेगा, और जिसकी स्लोप ज़्यादा है वो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन पर, यानी कि ज़्यादा स्लोप वाले को इंडिकेट करेगा। तो इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है, तो कहते हैं आप डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन फाइंड। वो कैसे, तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो। देखो ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसको देखिए कि जो ज़्यादा एंगल बना रहा है, जो ज़्यादा स्लोप बना रहा है, उसका एंगल ये थीटा 1 मान लो, ये एंगल अल्फा है, देखो तो हम लिखें कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, एंड देयरफॉर tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा, यानी कि द स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बट एट हायर स्लोप, यानी विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन मतलब कि जो गिवन लाइन है इससे ज्यादा स्लोप पर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन पर जो चला गया, स्लोप ज्यादा हो जाएगा। उसका स्लोप देखिए अब डायरेक्टली आपको मिल गया है कितना, तो उसको m1 कह देते हैं। tan थीटा 1 इज सपोज m1, तो m1 हो जाएगा tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, यानी कि m1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m tan अल्फा, ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। और अगर आपको दूसरा निकालना है ना, दूसरा मतलब कि लोअर पोजीशन, लोअर एंगल पर जो है, तो लोअर एंगल पर जो है वो थीटा 2 यहां बनाया, देखो ये एंगल अल्फा है, तो आप क्या लिखेंगे कि थीटा 2 प्लस अल्फा इज थीटा, तो थीटा 2 कितना निकल आएगा, थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो सेकंड के लिए आप लिखोगे कि थीटा 2 जो है वो थीटा माइनस अल्फा है, इसलिए tan थीटा 2 जो है वो tan थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा m2 इज इक्वल टू m माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan अल्फा। बोलो समझ रहा ना, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि स्लोप ऑफ द लाइंस, है ना, मेकिंग 45 डिग्री टू L, उसका स्लोप कितना होगा आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सिंपल चीज थी ये निकालने के लिए। नहीं, m हमारे पास दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 3, है ना, और अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज 45 डिग्री। तो वेरी सिंपल, अगर फर्स्ट स्लोप जो कि हायर स्लोप पर होगा वो कितना होगा, तो m प्लस tan अल्फा यानी 3 प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 इंटू tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 हो जाता है, तो 3 प्लस 1 बाई 1 माइनस 3 कितना जाता है, माइनस 2। और जब आप m2 निकालेंगे तो उसका, है ना, जहां प्लस साइन है वहां माइनस कर दें, और जहां माइनस साइन है डिनोमिनेटर में वहां प्लस कर दें, है ना। तो आप देखते हैं कि 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 2/4 हाफ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे, ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल। फिर इसके आगे हम लोग आते हैं, इसमें नाम है कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस।
concurrency of three straight lines, ठीक है। हमें ये मालूम है कि दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे काटता है। जैसे मान लो ये देखो, ये L1 इक्वल टू 0, ये L2 इक्वल टू 0। अगर कोई तीसरी लाइन इस तरह काटती है तो ये नॉन कंकरेंट सिचुएशन है। हर एक दो लाइन का पेयर एक इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहा है, ये नॉन कंकरेंट सिचुएशन है, ठीक है। कंकरेंसी का मतलब हुआ कि L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 दोनों ने जहां एक दूसरे को काटा है, तीसरा वहीं से उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर जाए, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू सेटिस्फाइज क्या, थर्ड। तो ये दूसरा जो डायग्राम है ये कंकरेंट सिचुएशन को शो करता है, पहला डायग्राम जो वो कंकरेंट सिचुएशन को नहीं शो कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले थ्री स्ट्रेट लाइंस इमेजिन करो। देखो L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन L2 हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। L3 हो गया A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। तो कंकरेंट होने पर क्या होगा कि L1 L2 को सॉल्व करके XY निकालिए और वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन जो निकलता है कंकरेंसी का, कंडीशन फॉर कंकरेंसी वो आता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। ये होता है कंकरेंट कंडीशन, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू सेटिस्फाइज द थर्ड। ठीक है, जो फर्स्ट फिगर में नहीं है लेकिन सेकंड फिगर में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, और फिर इसी से डेवलप्ड होता है सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है? तो सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहता है कि अगर आपको दो लाइंस दे दी गई है, L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0, तो इस गिवन इंटरसेक्शन पॉइंट से आप ऐसे सोचिए ना कि L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप सॉल्व करके इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकते हैं। सपोज द कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा। अब उसके बाद कहता है कि यहां से जो भी लाइंस गुजरेगी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो लाइंस तो गुजरेगी इनफाइनाइट। क्या बदल रहा होगा इस लाइंस में? स्लोप बदल रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन इज y माइनस बीटा इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालने में टाइम लगेगा ना, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड निकाला गया है और उसको कहा जाता है इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच पासेस, है ना, विच पास थ्रू the intersection point of L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is L1 plus lambda L2 equal to 0। ऐसा हो जाता है, L1 plus lambda L2 equal to 0 ये आ जाता है, ठीक है। तो हमको m निकालना नहीं पड़ता है, वहां m अननोन है, यहां पर लैम्डा अननोन है, ठीक है। और वो m या लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ अलग कंडीशन रहेगा, उससे हमको निकलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, याद रखिएगा, ये कई जगह आएगा। जैसे आप कॉनिक्स पढ़ेंगे तो आएगा कि भाई कॉर्ड्स बन रहा है सर्किल में या पैराबोला में और सारे कॉर्ड्स एक पॉइंट से पास करते हैं, प्रूफ कीजिए। तो कॉर्ड्स क्या है? स्ट्रेट लाइंस है और इनफाइनाइट कॉर्ड्स है और एक पॉइंट से पास करें। तो इनफाइनाइट लाइंस जब भी एक पॉइंट से पास करने की बात होगी वो इसी फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 में आपको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बगैर उसके काम नहीं चलता है ये, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उससे आप समझ लीजिएगा। एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि काफी यूजफुल चीज है ये। देखो
कहता है स्ट्रेट लाइंस गिवन बाई 2 प्लस के इंटू एक्स, है ना, प्लस 1 प्लस के इंटू वाई प्लस 5 प्लस 7 के, सॉरी प्लस नहीं, ये इक्वल टू 5 प्लस 7 के है, इक्वल टू 5 प्लस 7 के, है ना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के पास थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट बताना है किस पॉइंट से पास करता है। अब बताओ इसमें कि एक के की वैल्यू बदलती जानी है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, मतलब के बदलोगे लाइन बदल जाएगी। के की इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हम डाल सकते हैं तो इनफाइनाइट लाइंस मिलेगा, बट दे ऑल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। विच पॉइंट? तो जैसे ही आएगा कि इनफाइनाइट लाइंस और एक पॉइंट से गुजरना है तो उसको सिस्टम ऑफ लाइंस में कन्वर्ट करना होगा, यानी L1 प्लस लैम्डा L2 में। तो आप इसमें क्या करिए कि जिस टर्म में के नहीं है उसको एक जगह कर लीजिए। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में देखो 2x आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट से 2x अलग हो गया, इसमें के नहीं है। सेकेंड ब्रैकेट से y, इसमें के नहीं है, और राइट साइड में जो 5 है उसको लेफ्ट में ले आओ, 2x प्लस वाई माइनस 5, ये एक टर्म बन गया। और जिसमें भी k है उसमें k कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आएगा kx k इंटू एक्स, सेकेंड से आएगा ky k इंटू वाई, और राइट साइड में जो 7k है उसको लेफ्ट में ले आइए, -7 इक्वल टू 0। हम इस पहले वाले को लिखेंगे L1, दूसरे वाले को लिखेंगे L2। अब देखो तो ये सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गया, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो इससे। अब पुलिस टाइप को लॉजिक मत देना कि सर यहाँ लैम्डा है यहाँ के है, अरे वही बात हुई यार, जो काम लैम्डा है वही के कर रहा है, तो ये कहां से पास करेगा? देखिए दिस सिस्टम इज concurrent at the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, that is 2x plus y minus 5 equal to 0 and x plus y minus 5 equal to 0। तो अब आप लोग निकाल ही सकते हैं इसको, सॉरी 7 है ना, 7 ये 5 नहीं 7 है, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह कभी कभी एग्जाम्पल आता है इस तरह का कि इफ ए बी सी आर इन AP, then the straight lines given by ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, आर कंकरेंट एट मतलब किस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, अब जरा इस चीज को देखिए, तो यहां का हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही दिया ना कि ए बी सी AP में है तो आपको लिखना होगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना। और कोई एक चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में, जैसे स्ट्रेट लाइन जो दिया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c, और इस c को हम रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। c का वैल्यू कितना है 2b माइनस a इक्वल टू 0। फिर a की टर्म को एक जगह लिखो a इंटू एक्स माइनस 1, है ना। फिर b की टर्म दूसरी जगह b इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे कि a से डिवाइड करो तो होगा x माइनस 1 प्लस b बाई ए इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इस x माइनस 1 को क्या करेंगे L1 समझेंगे, और जब a और b बदल रहा है तो यह b बाई ए इकट्ठा एक साथ लैम्डा बनेगा और y प्लस 2 जो है वो L2 बनेगा। तो आप देखेंगे कि L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 होगा, और ये कहां से पास करेगा तो L1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 1 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 2 से, तो पॉइंट ही मिल जाएगा 1 माइनस 2।
ठीक है, अगली आर्टिकल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से, है ना, और उसके लिए जरूरी है ये जानना टू साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव साइड, दूसरा नेगेटिव साइड, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो L इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। कोई इक्वेशन आप ले लो ना, जैसे y इज इक्वल टू ले लो 2x प्लस 3। अब इस डायग्राम को प्लॉट करो तो इसका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, जब आप x 0 करेंगे तो y यहां 3 आएगा, दिस इज द पॉइंट 03, नहीं, और y 0 करें तो x आ जाएगा -3/2, ऐसे इधर -3/2, -3/2 0, ये स्ट्रेट लाइन बना। अब इस स्ट्रेट लाइन के दो साइड है, एक इधर का साइड हुआ और एक इधर का साइड हुआ, तो दोनों साइड के साइन अलग अलग हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, तो इसको चेक करके देखना पड़ता है। जैसे आप क्या करो कि ये जो 2x प्लस 3 है इसको लेफ्ट में ले आओ तो आ जाएगा y -2x -3 इक्वल टू 0, इसको L मान लिया गया, दिस इज द लाइन L, इसी को L कह दो, ठीक है। अब देखो तो इसमें ओरिजिन जो है, जिस साइड में ओरिजिन है क्या है, ऑन द राइट साइड, तो इस L में, ये जो L है इसमें आप क्या करिए कि ओरिजिन डालिए तो, एंड आप पाइएगा कि इसकी वैल्यू -3 होती है जो नेगेटिव है। इसका मतलब कि राइट साइड जो है, लाइन का जो राइट साइड है ये पूरा नेगेटिव साइड है। तुम और कोई भी वैल्यू डाल के दे सकते हो, जैसे यहाँ पर 0 0 के राइट साइड में 1 0 या ऊपर में 1 1, है ना, ये 0 2, ये कोई भी डालकर तुम देख लो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में आओगे, जैसे 03 है ना, 03 के लेफ्ट में यहाँ जाओ, पॉइंट का नाम हो जाएगा कितना -1 3। क्या बात समझ आ रहा है? आप डाल के देखिए, इस L में आप डाल के देखिए -1 और 3, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 इंटू -1 -3, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, देखो तो पॉजिटिव हो गया। तो स्ट्रेट लाइन के दो साइड्स का मतलब ही होता है कि कोई एक साइड पॉजिटिव होगा, दूसरा साइड नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है तो स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब कहो इसकी उपयोगिता क्या है, तो यूजेस इसके हैं, मान लिए कि ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन गई हुई है इस तरह से, जिसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां एक पॉइंट है x1 y1, और आप यहां से क्या करते हो, x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ऑन दिस लाइन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो p है वो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई √a² प्लस b², ठीक है ना। मॉड क्यों लगाया गया, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये पॉइंट x1 y1 स्ट्रेट लाइन के पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड, है ना। स्पेशली जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालोगे तब क्या आ जाएगा, c बाई √a² प्लस b²। इसी बेसिस पर, इसी का इस्तेमाल करते हुए तुम एक चीज और यूज करते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना। मान लो एक लाइन है L1, है ना, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है L2 ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, तुम ऐसे ही सोच लो ना भाई कि एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा। अब सीधे ओरिजिन से हम क्या करेंगे, दोनों पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये निकालना होगा। तो जानते हैं कितना आएगा ये डिस्टेंस d, ये d जो आएगा होगा c1 माइनस c2 मॉड बाई √a² प्लस b², ठीक है।